नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हम फिर हाजिर हैं धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसी होगी, आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, भोपाल, आपके शहर की ताजा हाल। चाहे कोई भी शहर हो, हर बड़ी खबर नॉन स्टॉप पहुंचेगी आप तक अभी अभी। आज खबरों में बात करेंगे कि एसआईआर पर आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चुनाव आयोग का एसआईआर करवाना वैध है या नहीं, आज तय हो जाएगा। कर्नाटक में कल सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धारमैया। डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए सीएम हो सकते हैं। भोपाल के बाद अब लखनऊ से विजय शर्मा जैसा केस सामने आया है। अभी अभी में बड़ी खबर, एफआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। एफआईआर कराना चुनाव आयोग के ही अधिकार क्षेत्र में है। आज एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई का दिन है। जिस एफआईआर पर पूरे देश में घमासान मचा रहा, एफआईआर की गूंज बिहार से लेकर बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान लगातार सुनी जाती रही, उस पर फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराना, एफआईआर कराना, ये चुनाव आयोग का अधिकार है। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया जुड़ चुके हैं। अतुल, कोर्ट की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए मीनाक्षी, बहुत ही बड़ा एक फैसला था जिसके ऊपर लगातार सभी राजनीतिक दल लगातार इसका जो एसआईआर चल रही प्रक्रिया चल रही थी, इसका विरोध लगातार कर रहे थे। यह बिहार से पूरा मामला शुरू हुआ था और इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पूरा फैसला सुनाना था कि क्या एसआईआर अधिकार क्षेत्र में आता है चुनाव आयोग के। और इसको लेकर चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। सीजीआई ने पहले यह कहा था कि सवाल यह भी कि अगर एसआईआर का अधिकार है तो इसका तरीका क्या होगा, लेकिन अब क्योंकि जो 3 जजेस की बेंच थी और सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत जो है वो इस पूरी बेंच को लीड कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग के अधिकार में आता है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि लगातार एसआईआर को लेकर तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे थे। हमने देखा सबसे पहले बिहार से पूरा मामला शुरू हुआ, उसके बाद पश्चिम बंगाल चुनाव, अभी भी आज भी उस पूरे मामले के अंदर एसआईआर को लेकर पूरी सुनवाई है, जिसमें कहा गया कि जिन लोगों के नाम कटे उससे कई कम जो है मार्जिन से वोटों का अंतर है, यानी कि हार जीत का अंतर रहा। तो इसको लेकर भी आज सुनवाई होनी है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने साफ कह दिया है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहना गलत है कि एसआईआर कराकर चुनाव आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया। यह सीजीआई सूर्यकांत कह रहे हैं मीनाक्षी। इसके अलावा सीजीआई ने कहा है कि मतदाता सूची को अपडेट करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा है, यह आयोग का संवैधानिक दायित्व है। तो बड़ी जीत ये चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, क्योंकि चुनाव लगातार चल रहे थे लेकिन कई पिटीशन इस बात को लेकर थी कि क्या चुनाव आयोग एसआईआर करवा सकता है। इसको लेकर लगातार तमाम सवाल किए जा रहे थे। चुनाव आयोग ये कह रहा था कि हमें नागरिकता तय करने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन कौन जो देश का नागरिक हो वो सिर्फ वोट करे, वो सिर्फ वही वोट करे, इसका ये हमें तय करना होगा। तो कई दलीलें इसके अंदर। ठीक है अतुल, एक तरफ ये तय कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है एसआईआर कराना, लेकिन जो विपक्षी दल सवाल पूछ रहे थे वो इसके तरीके को लेकर पूछ रहे थे, इसके तरीके पर सवाल खड़े कर रहे थे। वोटों से जो नाम कटे हैं उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। इसको लेकर भी कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, क्या विपक्षी दलों की तरफ से जो वकील पेश हुए उनकी तरफ से क्या दलीलें रखी गई? देखिए प्राची, आज क्योंकि ये पूरा मामला जजमेंट को लेकर था, कल रात को ही ये पूरी जो लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट की उसके अंदर ये मेंशन हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच जिसमें सीजीआई सूर्यकांत जो है वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, उस बेंच ने फैसला सुनाना था। तो आज जैसे ही बेंच बैठी है उसके बाद ये सीधा फैसला सुनाया गया है। कोई आर्ग्यूमेंट इसके अंदर, कोई भी दलीलें इस केस के अंदर नहीं दी गई, क्योंकि आज पूरा सीधा फैसला सुनाया जाना था। और इससे पहले लगातार क्योंकि चुनाव आयोग क्या एसआईआर करा सकता है, इसको लेकर तमाम दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। लेकिन ये जो पूरा मामला था वो सिर्फ इस बात को लेकर था कि क्या चुनाव आयोग एसआईआर करवा सकता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि नहीं, लेकिन एक सवाल जो अतुल, जो याचिकाकर्ता बार बार उठाने की कोशिश कर रहे थे कि आप एसआईआर के बहाने क्या देश के नागरिकों की नागरिकता तय करने का प्रयास भी कर रहे हैं। जो मेन इशू उठ रहा था वो इसी बात को लेकर था कि आप इलेक्शन कमीशन किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे तय कर सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? बिल्कुल
देखिए अभी क्योंकि ऑर्डर पड़ना शुरू हुआ है, अभी कई चीजें इसमें सामने आएंगी। हमने पहले भी देखा कि जब लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या जो चुनाव आयोग है वो नागरिकता तय कर रहा है, एक तरीके से ये लगातार दूसरे जो राजनीतिक दल है वो इस बात को कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में बकायदा इस बात को कहा गया कि क्या चुनाव आयोग नागरिकता तय कर सकता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग ने यह कहा था कि वो कभी भी जो नागरिकता तय करने के लिए नहीं कोई एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है, लेकिन वो ये तय जरूर करेगा कि जो भी लोग वोट दें वो देश के नागरिक हो, यह तय करना निश्चित रूप से चुनाव आयोग का काम है। तो जिसके बाद एक और अपडेट आया है मीनाक्षी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल इस आधार पर एसआईआर की कार्रवाई को कानून के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है कि इसकी प्रक्रिया सामान्य वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया से भिन्न है। तो यह अभी सीजे सूर्यकांत ने कहा, मैं दोबारा पढ़ के सुना देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर एसआईआर की कार्रवाई को कानून के खिलाफ नहीं कहा जा सकता कि इसकी प्रक्रिया सामान्य वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया से भिन्न है। क्योंकि जो एसआईआर प्रक्रिया हुई उसमें हमने देखा कि तमाम आधार कार्ड को लेकर कई बातें हुई कि क्या चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जब आपकी मेरी बात भी हो रही थी मीनाक्षी, कि जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने यह बात कही कि आधार जो है वो किसी का जो रेजिडेंस प्रूफ है वो नहीं हो सकता, इसको लेकर तमाम सवाल उठे थे। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि सिर्फ ये डॉक्यूमेंट नहीं है। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा था कि आधार कार्ड को भी जो है वो अपना जो चुनाव आयोग है वो अपनी इस लिस्ट के अंदर शामिल करे, जिसके बाद आधार कार्ड को इसमें शामिल किया गया था। तो अब क्योंकि लिस्ट ऑर्डर आना शुरू हुआ है, अभी डिटेल ऑर्डर जो लिखित में आएगा वो थोड़ा उसमें समय लगेगा। अतुल, ये कहा जा सकता है कि एसआईआर के इर्द गिर्द अभी जितने भी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी या जितने भी सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर खड़े किए जा रहे थे, उसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ध्वस्त कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और एसआईआर निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, वोटर लिस्ट तय की जाए, उसका एक जरिया है। तो बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पूरे मामले पे अपना ऑर्डर दे रहा है और क्योंकि ये सुप्रीम ऑर्डर है तो निश्चित रूप से जो लगातार सवाल उठ रहे थे एसआईआर प्रक्रिया के ऊपर, बिहार से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बिहार से ये पूरा, जब बिहार के अंदर चुनाव थे उसमें जो एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई तो उसको लेकर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। उसके बाद हमने देखा कि बंगाल का चुनाव रहा, उसमें तमाम दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई, लेकिन लगातार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वो एसआईआर प्रक्रिया को नहीं रोकेगा। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा तो उनका सोचना यह पूरे तरीके से गलत है। लेकिन जो दूसरी याचिकाएं थी जिसमें एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी कि क्या चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो इस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया करवाए, तो इसमें जो मैं आपको डिटेल्स, इसमें कोर्ट को यह तय करना था कि क्या चुनाव आयोग को संविधान के आर्टिकल 326 जो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े नियमों के तहत वर्तमान स्वरूप में एसआईआर कराने का अधिकार है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम फैसला अपना सुनाना था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि केवल इस आधार पर एसआईआर की प्रक्रिया को कानून के खिलाफ नहीं कहा जा सकता कि इस प्रक्रिया, यह जो प्रक्रिया है वो सामान्य। तो बड़ी खबर आपको दे दे, इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया है, वैधानिक शक्तियों का उल्लंघन नहीं किया है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आम प्रक्रिया से अलग है एफआईआर की प्रक्रिया और इलेक्शन कमीशन ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया है। जो याचिकाकर्ता और विरोधी, सरकार विरोधी जो राजनीतिक दल हैं, इलेक्शन कमीशन की के ऊपर इंटीग्रिटी पर जो आवाज उठा रहे थे, उन पर आरोप लगा रहे थे, दरअसल उनके लिए ये एक बड़ा मैसेज है जो सीधा सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। पहला तो यही अतुल कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया, वैधानिक प्रक्रिया जो थी उसका पालन किया गया और एफआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से वैधानिक है, जिसमें वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा तमाचा उन तमाम विपक्षी दलों के लिए है जो लगातार एफआईआर की प्रक्रिया को ही असंवैधानिक बता रही थी, उसे वैधानिक चुनौती दे रही थी। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए क्योंकि अब सुप्रीम फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है जिसमें यह साफ कहा गया है, मैं जो अक्षरता जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो आपको पढ़कर सुना देता हूं कि जो सीजे सूर्यकांत हैं उन्होंने ये कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। पहले सबसे पहले जो सीजे सूर्यकांत है उन्होंने ये बोला, इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह कहना गलत है कि एसआईआर कराकर चुनाव आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया। यह सीजे सूर्यकांत ने कहा। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बोली कि जो
सीजे सूर्यकांत है, उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा है, ये आयोग का संवैधानिक दायित्व है, ये सीजे सूर्यकांत ने कहा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केवल इस आधार पर एसआईआर की कार्रवाई को कानून के खिलाफ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसकी प्रक्रिया सामान्य वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया से भिन्न है। तो लगातार मीनाक्षी हम इस बात को देख रहे थे कि जो आधार कार्ड है उसको भी एसआई जो पूरा वेरिफिकेशन हो रहा है, एसआई प्रक्रिया चल रही है, उसमें शामिल किया जाना चाहिए। तमाम दलीलें जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से दी गई, जो बाकी राजनीतिक दल थे उनकी तरफ से दी गई, जिसके बाद जो आधार कार्ड को भी जो एसआई प्रक्रिया है उसमें शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हमने देखा कि बिहार से ये पूरा जो एसआईआर के खिलाफ जो राजनीतिक दल थे वो सामने आए थे जब बिहार के अंदर चुनाव था, और उसके बाद बंगाल और तमाम स्टेट जहां पर भी चुनाव हुआ उसको लेकर तमाम तरीके से जो राजनीतिक दल है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। और इसके अलावा जो एसआईआर की प्रक्रिया जो चुनाव आयोग कराता है उसमें जो क्या संविधान के तहत चुनाव आयोग को इसका अधिकार है कि वो एसआईआर प्रक्रिया करवाए। तो अब चुनाव जो बिल्कुल अतुल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और इससे निष्पक्ष चुनाव हो, इससे तय होता है ये एसआईआर, इसका आधार है। एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ईसी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वैधानिक शक्तियों का उल्लंघन नहीं किया है चुनाव आयोग ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। वैधानिक शक्तियों का उल्लंघन नहीं किया है, चूंकि बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जाता रहा है कि चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, चुनाव आयोग विपक्षी दलों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक तरफा कार्रवाई करता है और एक तरफा वोटर्स के नाम काटे जाते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बड़ा साफ कर दिया है कि एसआईआर का ही जो अधिकार है वो चुनाव आयोग का ही है, और यह भी साफ कर दिया है कि जो शक्तियां हैं चुनाव आयोग की उनका दुरुपयोग नहीं किया गया है। सबसे पहले बिहार में एफआईआर की प्रक्रिया हुई थी, आपको याद है? बिहार में चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने इसका ऐलान किया था और एफआईआर के दौरान बिहार में 47 लाख वोटर्स के नाम कट गए, जो कुल वोटर लिस्ट का करीब 6% है। बिहार में एफआईआर के पहले 7 करोड़ 89 लाख वोटर्स थे, लेकिन एफआईआर के बाद 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स ही रह गए। इसी तरह एफआईआर के बाद बंगाल में करीब 91 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं और 27 लाख वोटर्स पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। बंगाल में एसआईआर से पहले 7.66 करोड़ वोटर थे, ये संख्या घटकर अब 6.75 करोड़ रह गई है। यूपी में एसआईआर के बाद 2 करोड़ 4 लाख वोटर कम हो चुके हैं और इसको लेकर भी अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि जानबूझकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में एसआईआर के जरिए किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के बाद जो संख्या रह गई है वो भी आपके सामने है। अब जितने भी विपक्षी दलों के सवाल थे और एफआईआर का मुद्दा जो कि एक चुनावी मुद्दा बना हुआ था, चाहे वो बिहार था, चाहे वो बंगाल था या उत्तर प्रदेश का मसला रहा, उस पर दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक फुल स्टॉप लगाने का काम किया है कि ये प्रक्रिया भिन्न है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये इलेक्शन कमीशन के दायरे में ही आती है। इसके बाद वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया गया है, ये तीसरी बात। ये 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सामने रख दी है। अतुल, देखो देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट है उसको यह तय करना था कि क्या चुनाव आयोग को संविधान के आर्टिकल 326, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े नियमों को तहत वर्तमान स्वरूप में एसआईआर कराने का अधिकार है। इसको लेकर तमाम जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। कल शाम को ही यह पूरा लिस्ट हुआ था कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजों की बेंच है वो इस पर अपना फैसला सुनाएगी। तो अब इसके ऊपर अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। एक नया अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं होते, उनका सबसे महत्वपूर्ण आधार सही, भरोसेमंद और सटीक वोटर लिस्ट होती है। ऐसे में वोटर लिस्ट को अपडेट करना गलत नहीं माना जा सकता। मीनाक्षी, सब ये फिर जो सीजेआई है जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने अपनी जजमेंट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं होते, उनका सबसे महत्वपूर्ण आधार सही, भरोसेमंद और सटीक वोटर लिस्ट होती है। ऐसे में वोटर लिस्ट को अपडेट करना गलत नहीं माना जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो चुनाव आयोग को एक बड़ी राहत आज सुप्रीम कोर्ट ने दी है। जिस तरीके से लगातार एसआईआर प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा था, बिहार से पूरा सफर शुरू हुआ, तमाम जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, लेकिन इसी दौरान बीच में कई स्टेट के अंदर चुनाव हुए, बिहार के अंदर चुनाव हुए, बंगाल के अंदर चुनाव हुए, आसाम के अंदर चुनाव हुए, कई स्टेट के अंदर चुनाव हुए। और उसके बाद जो लगातार एसआईआर की प्रक्रिया की वैधानिकता को लेकर जो चुनौती दी गई थी
उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाना था वो आज फैसला सुनाया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा है, ये आयोग का संवैधानिक दायित्व है। और एक बार जो नया अपडेट आया, मैं फिर एक बार पढ़ के सुनाता हूं मीनाक्षी, कि सीजे सूर्यकांत ने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं होते, उनका सबसे महत्वपूर्ण आधार सही, भरोसेमंद और सटीक वोटर लिस्ट होती है। ऐसे में वोटर लिस्ट को अपडेट करना गलत नहीं माना जा सकता। तो लगातार हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बड़ा साफ साफ कह दिया है कि अभी तक एसआईआर को अपनी हार का बहाना बताने वाले विपक्षी दलों को अब ये सोचना होगा कि एसआईआर ही सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में है या बाकी मुद्दों पर सरकार को घेरना ज्यादा जरूरी है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को एसआईआर का पूरा अधिकार है। हम आपको ये बताते हैं कि किन मुद्दों पर चुनाव आयोग के अधिकार को चुनौती दी गई थी। कोर्ट को फैसला करने को कहा गया था कि क्या चुनाव आयोग को संविधान के आर्टिकल 326 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े नियमों के तहत वर्तमान स्वरूप में एसआईआर कराने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में यह भी आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग एसआईआर के बहाने लोगों की नागरिकता की जांच कर रहा है, जो असंवैधानिक है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक लोगों की नागरिकता की जांच का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं, केंद्र सरकार के पास है, जिसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग अगर एसआईआर कराता है तो ये चुनाव आयोग का अधिकार है और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस देश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके। बार बार विपक्ष जो कहता था कि एसआईआर सबसे बड़ा हथियार है चुनाव आयोग के पास, सबसे बड़ा हथियार है केंद्र सरकार के पास हमें हराने के लिए, इसे भी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया है और साफ कर दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। इसके साथ ही साथ जो प्रक्रिया को लेकर अतुल लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे और बार बार विपक्षी कहता था कि प्रक्रिया इतनी जटिल है जिससे हमारे वोटर्स को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है और जो वैध वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, जिससे सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो। हमने देखा कि राहुल गांधी ने तो इसे वोट चोरी तक पहुंचा दिया और कहा कि वोट चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया और इससे हम हार रहे हैं। अब क्या नया बहाना विपक्ष खोजेगा जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एसआईआर बिल्कुल ठीक है, चुनाव आयोग के अधिकारों में है। अतुल, बिल्कुल, देखिए हम तो लगातार प्राची इस बारे में बात कर ही रहे थे क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाओं पर याचिकाएं दाखिल हो रही थी। पहले एसआईआर प्रक्रिया को जो है वो असंवैधानिक करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी। उसके बाद देखा कि जिन जिन स्टेट के अंदर चुनाव हुए वहां पर तमाम याचिकाएं जो दाखिल की गई। सबसे पहले बिहार से ये सफर शुरू हुआ, उसके बाद बंगाल के अंदर हमने देखा कि कितनी रस्साकसी हुई। लगातार सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि ममता बनर्जी खुद आईपैक वाले मैटर के अंदर खुद सुप्रीम कोर्ट आकर बैठ गई थी। आप समझिए कि किस तरीके से ये जो पूरी एसआईआर प्रक्रिया है उसको लेकर तमाम दावे विपक्ष की तरफ से जो किए जा रहे थे वो आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से रोक लगा दी। तो अब नया अपडेट आया प्राची की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर के नियमों में जो व्यवस्था है वो वाजिब है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस देना, सार्वजनिक जानकारी सार्वजनिक करना, जिन मामलों में शक हो उसकी व्यक्तिगत जांच करना और अपील का अधिकार देना, ये सभी मिलकर इस अतुल, मैं दोबारा आपके पास आ रही हूँ। एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी टिप्पणी की है कि नाम डिलीट करना प्रक्रिया का हिस्सा है। एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की है। वोटर का नाम डिलीट करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नाम डिलीट करना ये प्रक्रिया का हिस्सा है। अब देखिए फरा, ये जो बार बार विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा था कि अपने वोटर यानी कि जो सरकार का वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, उसे तो आपने सुरक्षित कर लिया, लेकिन जो विपक्षी दलों का वोटर है उसे आपने डिलीट कर दिया। अब इस पर जो सबसे बड़ा उदाहरण आप पश्चिम बंगाल के ही नतीजों का दे सकते हैं कि जितने वोटर डिलीट हुए हैं जो एक्चुअली में वोटर्स कहलाने के लायक नहीं थे या वो अवैध तरीके से वोटर लिस्ट का एक हिस्सा बने हुए थे। तो पश्चिम बंगाल में प्राची आपने भी देखा होगा कि कितने सारे ऐसे वोटर्स के नाम थे जो डिलीट किए गए। वहां पर भी टीएमसी जीती, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है दूसरे नंबर की पार्टी रही। तो ये भी जो एक नैरेटिव था जो विपक्षी दल गढ़ने की कोशिश कर रहे थे उसे भी ध्वस्त किया गया है कि भाई डिलीशन जो है वो प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है और ये अपनाया जाएगा।
बिल्कुल मीनाक्षी, और अब यहाँ से देखने वाली बात यह है कि विपक्ष अब एसआईआर को लेकर कितना एग्रेसिव होता है और क्या एसआईआर का मुद्दा अभी भी आने वाले चुनावों में गूंजेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। अब विपक्ष क्या नई रणनीति लेकर आता है, क्या इफ और बट लेकर आता है और क्या नई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए। बकरीद से पहले मुंबई में जमकर घमासान छिड़ा हुआ है। मीरा रोड के बाद अब दूसरी सोसाइटी में भी बकरे पर तनातनी शुरू हो गई है। गोरेगांव में भी सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने कैंपस में कुर्बानी के खिलाफ अपना विरोध जताया, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। गोकुल धाम के सैटेलाइट गार्डन के कंपाउंड में कुर्बानी के लिए एक शेड बनाया गया है। इस शेड में बकरे बांधे गए हैं, जिससे लोग नाराज हैं। सोसाइटी के अंदर कुर्बानी का विरोध करते हुए बीजेपी पार्षद ने कंप्लेन दर्ज करवाई है। बीजेपी पार्षद ने अपनी शिकायत में नियमों का हवाला देते हुए मांग की है कि आवासीय सोसाइटी के भीतर कुर्बानी देने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। मंदिर है, पास में ही स्कूल है, तो बीएमसी के नॉर्म से कहते हैं जहाँ पे भी मंदिर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहेंगे वहाँ पर इस तरीके से आप कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। ये वो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे बकरे जो हैं वो रखे गए हैं और उनका कहना है कि पिछली बार भी यहाँ पे इस तरीके से विवाद हुआ था, जिसके बाद यहाँ पे कुर्बानी देने से मना कर दिया गया था। फिलहाल पुलिस के चाक चौबंद इंतज़ाम जो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो रहने वाले लोग हैं वो मुस्लिम समाज के हैं। सोसाइटी ने परमिशन दी है, इस वजह से वो लोग जो हैं वो बकरे लेके आए हैं। लेकिन वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि नियम में ये भी है कि अगर पास में कोई धार्मिक जगह है, यानी कि कोई धार्मिक संस्थान है, मंदिर है, तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते इस तरीके से कुर्बानी। अगर पास में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी आप इस तरीके से कुर्बानी नहीं कर सकते। ये वजह है कि सोसाइटी के आसपास के लोगों ने, आसपास की दूसरी जो सोसाइटीज़ हैं उसने ये आपत्ति दर्ज कराई है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग जो यहाँ पे पहुँचे हैं उन्होंने बीएमसी में भी इसकी शिकायत की है। बीएमसी इस पर आज मीटिंग करके फैसला लेने वाली है कि यहाँ कुर्बानी होगी या नहीं। पिछले साल भी यहाँ पे इसी तरीके की स्थिति जो है वो पैदा हुई थी, बाद में कुर्बानी जो है वो रोकनी पड़ी थी। गोरेगांव में सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि बकरा बंधा होने की वजह से वो अपने फ्लैट की खिड़की तक नहीं खोल पा रहे हैं। कुर्बानी के लिए लाए गए बकरे की दुर्गंध से यहां रहने वाले कई लोग बीमार हो गए हैं। सोसाइटी के लोगों से बात की हमारे संवाददाता कुमार राजेश ने। लोगों ने शिकायत की है, आप लोग भी सर ने शिकायत की है, क्या शिकायत में कहा है? आपकी बगल की सोसाइटी है, आप लोगों को क्या दिक्कत अगर वहाँ स्लॉटिंग हो रही है? हमारे जो बी विंग है उनके सारे फ्लैट्स के विंडोज़ वहीं खुलते हैं। द स्टेंच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लोगों को सुबह उल्टी आती है, बहुत वेजिटेरियंस हैं यहाँ पे, एंड ब्लड बट भी दिखता है शेड के बावजूद। तो प्लेजेंट साइट नहीं है और एटमॉस्फेयर में बहुत इट्स वेरी अनकंफर्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन, जहाँ लोग उल्टी आ रही है, बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सारा दिन वो स्टेंच होता है रहता है। सो या आप जो भी करिए आप अपने घरों में कीजिए, या जो अलॉटेड जगह है वही हमारी रिक्वेस्ट है, आप वहाँ जाके करिए, ओपन एयर में मत कीजिए। इट्स अफेक्टिंग अस। वो कह रहे हैं कि नियम ऐसा कहता है कि अगर मैनेजिंग कमेटी ने, सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी ने परमिशन दी है, बीएमसी ने परमिशन दी है और जो डेजिग्नेटेड जगह है सोसाइटी के अंदर वहाँ पे वो चाहें तो स्लॉटरिंग कर सकते हैं। आप ओपन एयर में मत कीजिए जिससे हम अफेक्ट हों। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। हम लोग को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप अपने घरों में कीजिए, या ऐसा कोई जगह जहाँ बीएमसी में अलॉट किया है जगह, स्लॉट्स दिए हैं इनको करने के लिए, आप वहाँ जाके करिए परमिशन। हम लोग को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बात करने की कोशिश की आप लोगों ने? अरे भाई, सालों से चिट्ठियाँ जा रही हैं। ये लास्ट ईयर से हम लोगों ने प्रीति जी से बोला, तब लास्ट ईयर रोका गया। आपका क्या नाम सर? मैं रविंद्र कुमार तिवारी। मैं यहीं पे आजाद नगर सैटेलाइट गार्डन में ही रहता था। पहले आप उसी सोसाइटी में रहते? उसी सोसाइटी में रहता, जहाँ पे बकरे बंधे हैं? हाँ, कम से कम 10 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको बंद होने का। लगातार कंप्लेन करते थे, वो लोग खुलेआम काटते थे। अभी जब से कोर्ट का आदेश हुआ है तब से उन्होंने जो है कंपाउंड में बांध के वो करने लगे। फिर उसके बाद हम लोग ने बहुत कोशिश किया, जब नहीं हुआ तो नगर सेवक को बोले, तो नगर सेवक प्रीति साटम जी मैडम आके वहाँ पे बीएमसी में कंप्लेंट। अभी भी आप उसी सोसाइटी में रहते हैं? नहीं, अब हम वहाँ उनके दबाव में, उनके उसमें
वहाँ पे बेच दिया हमारे आपने बच्चे अपना लोग। घर बेच दिया? हाँ, घर बेच दिया उनका। कब, कौन से साल में बेच दिया? अभी 2 साल हुआ। 2 साल पहले बेच दिया। सिर्फ इसी वजह से? इसी वजह से हर समय वो लोग बकरा लाते या कुछ न कुछ गंदगी करते रहते थे। 80% जहाँ संख्या में वो ज़्यादा हो गए वो परेशानी करना शुरू कर देते हैं। तो अभी क्या शिकायत है आप लोगों की? अभी हम लोग शिकायत है कि वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई रहना चाहिए। जो कुछ करना है साल्टर हाउस में जाके अपना कटवाए, अपना वो लगे, अपना काम करे। तो ये बगल की सोसाइटी के मेंबर हैं और ये आप क्या नाम बताए? रविंद्र कुमार तिवारी। रविंद्र तिवारी हैं। ये पहले आज़ाद नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ही रहते थे जहां पे इस पर बकरे बंधे हैं, लेकिन क्या कहना है कि 2 साल पहले इन्होंने तंग आके अपना घर बेच दिया और बगल की सोसाइटी में इन्होंने घर लिया। मैं सही बोल रहा हूँ? बराबर। बगल की सोसाइटी में इन्होंने घर ले लिया। लगातार ये गुजारिश होती रही कि आप इस तरीके से स्लॉटरिंग न करें, लेकिन लोग नहीं माने। इसके बाद जो है वो मामला राजनीतिक रंग लेने लगा। इस सोसाइटी के ठीक बगल में ही एक स्कूल और हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। बीजेपी नेता ने चेतावनी दी है कि रिहायशी परिसर में कुर्बानी से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, जिससे इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा पैदा हो सकता है। बीजेपी की नगर सेविका प्रीति साटम यहाँ पे पहुंची हैं। मैम, आप बगल की सोसाइटी में उन्होंने बकरे रखे, उनका कहना है कि वहाँ पे ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं, तो इस सोसाइटी को क्या दिक्कत है, क्या विरोध है जिसके लिए आप यहाँ पे पहुंचे? देखिए, खुलेआम बकरों की कुर्बानी देना, यही हम उनका विरोध कर रहे हैं। और ये हमारे जो स्थानिक है रहीवासी, यहाँ पे सब लोग रह रहे, इनके स्वास्थ्य का, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही। और इसी तरह जो महानगर पालिका के जो नियम है कि उनको जो स्लॉट अलॉट किया है वहीं पे उन्होंने वो जाके काम करना चाहिए। हाँ, उनके शेड में आप खाना खाइए, लोगों से मिलिए और कव्वाली गाइए। इससे पहले कल मीरा रोड में बकरा बांधने को लेकर बहुत विवाद हुआ। हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ गए। मुंबई में प्रशासन ने कुर्बानी की जगह तय कर दी। खुले में या रेजिडेंशियल सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक है। इसके बावजूद सोसाइटी में मुस्लिम परिवारों ने कुर्बानी के लिए 40 से ज्यादा बकरे जमा कर लिए थे। हिंदू परिवारों ने इसका विरोध किया, लेकिन मुस्लिम परिवार नहीं माने। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने फिर सोसाइटी के बाहर विरोध करना शुरू किया। बजरंग दल के कार्यकर्ता तो सुअर तक लेकर वहां पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने सुअर को दूर हटाया। बहुत लंबी खींचतान हुई और तब कहीं जाकर वहां पर शांति आ पाई। हमारे सहयोगी कुमार राजेश इस खबर पर जुड़ गए हैं और आप लगातार चूंकि इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, फिलहाल यहाँ पर माहौल क्या है? क्या अब कोई आपसी समझ बन गई है दोनों समुदायों के बीच में? देखिए, बीएमसी ने रिव्यू मीटिंग बुलाई है। बीएमसी ने परमिशन दी थी, जो सोसाइटी में बकरे रखे गए हैं जहां पे स्लॉटरिंग होनी थी, बीएमसी ने परमिशन दी थी। लेकिन अब जब विरोध हुआ है तो बीएमसी ने रिव्यू मीटिंग बुलाई है और दोपहर में यह मीटिंग होगी। उसमें तय किया जाएगा कि जो परमिशन दी गई है उसे रखा जाए या उसे निरस्त किया जाए। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी के नगर सेविका प्रीति साटम, जो पिछले साल भी विरोध कर रही थी, इस साल भी वो विरोध का झंडा जो है वो यहाँ पे लहरा रही है। विरोध क्यों है? वहां पे तो ज्यादातर मुसलमान रहते हैं, पूरी का पूरा विंग जो है वो मुसलमानों का है, उन्होंने अपने बकरे बांध रखे हैं, फिर विरोध क्यों कर रही है? खुलेआम सोसाइटी के खुलेआम बकरे कुर्बानी देने की उनकी तैयारी चालू है, लेकिन हम खुलेआम सोसाइटी में बकरे को काटने हम लोग देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे महानगर पालिका ने कुछ जगह अलॉट की है, वहीं पे होना चाहिए। और हम यहाँ पे खुलेआम बकरे काटने नहीं देंगे, क्योंकि जो नियमों का पालन होना चाहिए। हम किसी भी त्योहार और धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप भी अपना त्योहार जो है वो नियम के अनुसार। कौन से नियम टूट रहे हैं? अगर बीएमसी ने परमिशन तो दी है उन्हें। सोसाइटी के खुलेआम होना ही नहीं चाहिए बकरों की कुर्बानी, हम लोग काटने ही नहीं देंगे। दूसरी बात, जहाँ पे अलॉट की जगह वहाँ पे ये काम होना चाहिए। आप बांधिए ना शेड, आप लोगों से मिलिए, आपके भाई बहन से मिलिए, आप कव्वाली का कार्यक्रम रखिए, लेकिन बकरे काटने नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पे स्कूल से, यहाँ पे स्थानिक नागरिक जो है उनका नाराजी है, उनका विरोध है। यहाँ पे उनके स्वास्थ्य का और यहाँ पे जो कायदे का सभी का उल्लंघन हो रहा है, तो ये हम लोग इसका विरोध ही करेंगे और हम काटने नहीं देंगे। पालिका
बिल्कुल राजेश, आप बने रहे हमारे साथ। मुंबई में जहां बकरीद से पहले बवाल छिड़ा, वहीं पूरे देश में सुरक्षा सख्त है। देश भर में अलग अलग राज्यों की पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पर है। शहर शहर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली से लेकर संभल तक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश सीएम योगी ने लखनऊ में पुराने अधिकारियों को फील्ड में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। नागपुर से संभल तक ड्रोन से निगरानी हो रही है। कई राज्यों में सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी बैन है, इसकी वजह से पुलिस फुल अलर्ट मोड में है। वहीं भोपाल में हिंदू संगठन की तरफ से इको फ्रेंडली बकरी ईद मनाने की मांग की गई है। दिल्ली में बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। अजमेरी गेट चौक से जामा मस्जिद तक पुलिस ने फ्लैग मार्च कर शांति और सुरक्षा का मैसेज दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और फिरोजाबाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। तो देखिए, पूरे देश भर में इस वक्त बकरीद को लेकर संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। तो भोपाल में इस वक्त किस तरीके की हलचल है, क्या बवाल है, ये जानने के लिए अनुराग अमिताभ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। जी अनुराग, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा देता हूं। इस वक्त आप देख रहे हैं इको फ्रेंडली बकरीद की अपील की है और इसलिए ये इको फ्रेंडली बकरे जो हैं ये हिंदू संगठन ने यहाँ पर बनाकर रखे हैं। दरअसल साफ तौर पर कहना इनका ये है कि चूंकि होली और दिवाली पर इको फ्रेंडली होली की बात की जाती है, इसीलिए ये लेकर आए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 1000 रुपए इसका दाम रखा गया और इनके मुताबिक जो तमाम जो लोग हैं वो आ भी रहे हैं। क्या वजह क्या है, ये आपको दिक्कत क्या हो जाती है हर बार कहीं इको फ्रेंडली ये बनाएं, क्या है वजह इसका? दिक्कत हमें कुछ नहीं है। समाज में अगर संदेश दिया जाए पर्यावरण रक्षा का, तो सभी को संदेश दिया जाए। इको फ्रेंडली होली होगी, सूखी होली खेलिए, पानी बचाइए। इको फ्रेंडली दीपावली होगी, दीपावली पे पटाखे मत फोड़िए। इको फ्रेंडली जो है दुर्गा उत्सव होगा। इको फ्रेंडली गणेश जी होंगे कि घर में ही गणेश जी मिट्टी के बना के बाल्टी में विसर्जित कर दीजिए, गादना नदी में भरे। लेकिन क्या पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदू समाज की है? हिंदू समाज की नहीं, सर्व समाज की जो इस हिंदुस्तान में रहता है, सबका राष्ट्र, सबका मुल्क है। बिल्कुल अनुराग, अलग अलग तरीके की मांग, अलग अलग तरीके का बवाल पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है और इसीलिए पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो बकरीद को लेकर शहर शहर नमाज की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जिन शहरों में आज बकरीद मनाई जा रही है वहां सुबह से ही लोग भारी संख्या में मस्जिदों और ग्राउंड्स में पहुंचकर बकरीद की विशेष नमाज अता कर रहे हैं। जम्मू में बड़ी संख्या में लोग आईशाजी पोरा ईदगाह में जमा हुए हैं, तो मदुरै में भी लोग थामू काम ग्राउंड में पहुंचकर नमाज अता कर रहे हैं। भोपाल की ट्विशा के बाद अब लखनऊ की श्वेता, ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर हो या जयपुर की अनु मीणा, ससुराल में बहुओं की मौत का सिलसिला आखिर कब थमेगा? ट्विशा का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा कि शहर शहर ऐसी खबरें सामने आने लगी। इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ से भी ट्विशा शर्मा जैसा ही केस आया है। 29 साल की श्वेता सिंह ससुराल में फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली। 6 महीने पहले श्वेता की शादी ठाकुरगंज के भूपेंद्र से हुई थी। श्वेता के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। पति, सास, ससुर, देवर और ननद के खिलाफ केस दर्ज भी किया गया। पुलिस ने पति भूपेंद्र और उसके पिता को हिरासत में ले लिया है। 22 नवंबर 2025 को विश्वनगर इलाके की रहने वाली श्वेता की शादी भूपेंद्र से हुई थी। घर वालों ने बताया कि शादी के दिन भूपेंद्र ने 10 लाख कैश और स्कॉर्पियो की मांग रखी थी, जिसके चलते उनके पिता ने दूल्हे के पैर भी पकड़े थे। घर वालों का यह भी आरोप है कि आए दिन ससुराल में श्वेता को दहेज के लिए ताने दिए जाते थे, जबकि ससुराल वालों का कहना है कि श्वेता ने फांसी लगाकर जान दी थी। श्वेता की बहनों का कहना है कि मौत से एक दिन पहले वो अस्पताल में भर्ती अपनी मां को देखने गई थी। वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। मौत से ठीक पहले श्वेता से बात हुई, वो नहाने जा रही थी, किसी टेंशन में नहीं थी, तो फिर अचानक फांसी क्यों लगा ली? इन तमाम सवालों के बीच एक और नवविवाहिता की मौत ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। श्वेता की शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे परेशान किया कर रहे थे।
ऐसा दावा उसके परिजनों ने किया। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन दावों की सच्चाई की पड़ताल करने की है। लखनऊ में ट्विशा शर्मा जैसा ही ये केस आखिर है क्या, ये पूरा मामला आप समझें। श्वेता सिंह की मौत ससुराल में हुई, वो फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली। सुसाइड है या मर्डर, इस मौत को लेकर मिस्ट्री बनी हुई है। ठीक वैसे ही मिस्ट्री जैसे भोपाल की ट्विशा को लेकर बनी हुई है। ये घटना लखनऊ के ठाकुरगंज की है। 22 नवंबर 2025 को श्वेता और भूपेंद्र की शादी हुई थी। 25 मई 2026 को श्वेता की मौत ससुराल में हो गई। इस मामले में उसके पति और ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। दहेज हत्या के मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लड़की की शादी 22 नवंबर 25 को भूपेंद्र सिंह नामक लड़के से हुई थी। कल उसके ससुराली जनों द्वारा उनको बताया गया कि उनकी लड़की ने फांसी लगा लिया है। उनके द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर दहेज हत्या का FIR लॉन्च कर लिया गया है और पति और ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके द्वारा ये बताया गया कि कम दहेज लाने का हमेशा ससुराली जन ताना दिया करते थे और एक 4 व्हीलर व्हीकल मांगा करते थे। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब शादी के 6 महीने बाद ही श्वेता की मौत से बहनें सदमे में हैं। उनकी मां पहले से ही अस्पताल में भर्ती हैं। शनिवार रात श्वेता अपनी मां को देखने के बाद ससुराल लौटी थी और सोमवार को वो फांसी के फंदे से लटकी मिली। श्वेता की बहनों ने बताया कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए उनकी बहन को मार डाला। कल दीदी से बात हुई तो वो कही थी मैं नहाने जा रही हूँ दीदी, नहा धो के तैयार होके आऊंगी। जैसे स्ट्रेचर पे आई वो वैसे ही बाल उसके गीले थे, पानी टपक रहा था उसके बालों से। कोई कैसे मरेगा अपने आप गीले बाल करके? नहीं मार सकते। क्या शक है? मार डाला। मेरी बहन की हत्या की गई लोगों ने मिलके। दीदी की बस 11:06 पे बात हुई। उसके बाद 20-25 मिनट के बाद फोन आता है कि पता टाइमिंग पक्की नहीं पता, लमसम 11 बजे कुछ बात। मेरी बहन को लोग ससुराल वाले क्या कह रहे हैं? वो मिले नहीं, फरार नहीं मिली। घर में ताला लगा के भाग गई हैं और पापा और वो दोनों कस्टडी में हैं अभी इस समय। पापा और जो लड़का कस्टडी में है अभी, और उनकी सास ताला लगा के कहाँ चली गई। उनका छोटा लड़का भी कहीं चला गया साथ में, देवर जो उनका था उसको भी साथ में लेके कहीं फरार हो गई है। लड़का कह रहा है कि मेरी माँ को इसमें मत घसीटिए, मेरी माँ से मेरी वाइफ की कोई बोलचाल नहीं थी, मेरे माँ बाप को कुछ मत करिए। बताइए जिसकी बीवी मर गई हो अपनी माँ का पक्ष ले रहा है कि सास ने मारा है क्योंकि घर में सास थी। श्वेता सिंह मौत मामले को लेकर श्वेता की बहन ने बड़ा खुलासा किया। श्वेता सिंह के मौत के मामले में बड़ी बहन ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि श्वेता की विदाई के वक्त ससुराल वालों ने अलग से डिमांड रखी थी, कार की मांग की थी। बहुत मुश्किल से दूल्हे पक्ष को समझा बुझाकर ये विदाई कराई गई थी, लेकिन ससुराल में उनकी बहन को लगातार ताने माने जा रहे थे। दहेज दिया, उनकी जो मांग थी मैं सारी पूरी की। तभी भी शादी जिस दिन विदाई थी उस दिन भी उन लोगों ने दहेज को लेकर लड़ाई कर दी। दहेज उनको कम लगा, उन्होंने लड़ाई कर दी। कार की मांग थी, वो बहन से कहलवाते थे, लेकिन मेरी बहन हम लोग की इतनी पापा की मेरे लिए इतनी हैसियत नहीं है कि उनकी डिमांड पूरी कर पाए। अपने से औकात से ज़्यादा हमने अपनी बहन की शादी की, हर एक चीज़ मैंने अपने हाथों से सजाई थी। अब आप ये सोचिए कि परिवार के लिए कितना बड़ा सदमा है, और शादी के दिन विदाई के वक्त ये ड्रामा शुरू हुआ था, जहां पर परिवार वालों का, श्वेता के परिवार वालों का आरोप है कि ससुराल पक्ष से विदाई के समय ही पैसों की डिमांड थी, 4 व्हीलर की डिमांड थी, और बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि ऐसी नौबत आ गई थी कि श्वेता के पिता को दूल्हे के पक्ष के पांव पकड़ने पड़ गए थे और फिर कहीं जाकर समझा बुझाकर ये विदाई हुई थी। और अब जिस तरीके से श्वेता की मौत हुई है, ये सुसाइड है या उसे सुसाइड के लिए मजबूर किया गया है या फिर ये हत्या है, ये एक बड़ा सवाल है। और रुचि हमारी सहयोगी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, क्या अभी तक इस पूरे मामले में अपडेट है? पुलिस क्या कह रही है और किस किस को हिरासत में लिया गया है ससुराल पक्ष की तरफ से? ससुराल में जो पति हैं श्वेता के और ससुर, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जो मां और देवर है वो फरार है। अब पुलिस का ये कहना है कि श्वेता के घर वालों ने जो सबूत दिए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि दहेज हत्या का आरोप है, इसको जांच करने की ज़रूरत है। तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पुलिस जांच कर रही है। बड़ा सवाल यही श्वेता के घर वाले उठा रहे हैं कि क्योंकि श्वेता की माँ अस्पताल में भर्ती थी, श्वेता रोज़ाना अपनी माँ को देखने जाती थी,
जिस दिन फांसी लगाई है श्वेता ने, उस दिन भी फांसी लगाने की जब खबर आई उसके 1 घंटे पहले उसने अपने पिता से भी बात की थी और बहन से भी बात की थी, तब वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। तो घर वालों का ये कहना है कि अचानक 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि वो फांसी पे लटक गई। दूसरा, घर वाले जो बहन हैं वो ये आरोप लगा रही कि पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी श्वेता के। तो ये चोट कैसे लगी, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब से शादी हुई तब से उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था, जिससे वो बहुत तंग आ गई थी और शायद इसके बाद हत्या का आरोप लगा रहे हैं घर वाले। लेकिन पुलिस फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल कर रही है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। फिलहाल मुकदमा दर्ज है और जो ससुर तो पुलिस की हिरासत में है, जो सास और देवर फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ श्वेता सिंह के साथ क्या हुआ ये पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है, तो दूसरी तरफ ट्विशा शर्मा मामले को लेकर भी सीबीआई लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। सीबीआई को कई खामियां इस केस में नजर आ रही हैं, इसे लेकर अलग से बहस छिड़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से है। ट्विशा शर्मा केस की जांच के दौरान सीबीआई को कई खामियां मिली हैं। कल भोपाल पुलिस पर सीबीआई के अधिकारी नाराज भी हो गए। केस की फाइलिंग ठीक से नहीं होने पर सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स नाराज हो गए और पुलिस से फाइल ठीक से अरेंज करके लाने को कहा। इस मामले में आज भी सीबीआई समझ से पूछताछ करेगी। ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत पर भी आज सुनवाई है। जबलपुर हाईकोर्ट में उनकी एंटीसिपेटरी बेल को रद्द करने की याचिका दी गई है। ट्विशा शर्मा केस की सीबीआई जांच तेज की गई है। कल सीबीआई के अधिकारी ट्विशा के परिजनों से भी मिले थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई और खुलासे भी हो रहे हैं। कल सीबीआई के अधिकारी भोपाल पुलिस अधिकारियों पर भड़क गए क्योंकि फाइलिंग सही से नहीं की गई थी। आज गिरिबाला सिंह के लिए बड़ा दिन है। जमानत बनी रहेगी या रद्द होगी, जबलपुर हाईकोर्ट पर सबकी नजर है। समर्थ ने अब तक सीबीआई को क्या बताया, पुलिस को क्या जानकारी दी, सीबीआई उसके बयानों का मिलान भी करेगी। इधर पोस्टमार्टम 2 का भी इंतजार किया जा रहा है। 24 मई को दिल्ली एम्स के स्पेशलाइज्ड पैनल ने पोस्टमार्टम किया था। इन सबके बीच ट्विशा को पूरा इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल है। ट्विशा डेथ केस में अब सीबीआई ने अलग से एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में क्या क्या खास बातें हैं ये भी आपको बताते हैं। 12 मई को ट्विशा की मौत भोपाल में उसके ससुराल में हो गई। आरोपी नंबर 1 उसका पति समर्थ सिंह, जबकि आरोपी नंबर 2 उनकी सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह है। एफआईआर में फांसी लगने से मौत की बात है, मानसिक प्रताड़ना का जिक्र है, शरीर पर चोट के निशान की बात लिखी है, गर्भपात का दबाव बनाने का भी जिक्र है, शारीरिक प्रताड़ना का एंगल भी है, दहेज की मांग, मारपीट का शक और ट्विशा का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की भी बात एफआईआर में लिखी गई है। क्योंकि शिकायत में ट्विशा के घर वालों ने कहा कि जब वो गर्भवती हुई थी तो पति और सास ये कहकर ताने मारते थे कि ये बच्चा किसी और का है। अब खबर राजस्थान के अलवर से आ रही है, जहां एक बार फिर दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई है। होटल में खाने के पैसे मांगने पर दबंगों ने मैनेजर को जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि दबंगों ने होटल में खाना पैक कराया। जब मैनेजर ने पैसे मांगे तो दबंग मारपीट करने लगे। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो भी आप देखिए। दबंग लाद भूसे और कुर्सियों से मैनेजर को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉलर पकड़कर उसे खींचकर होटल से बाहर लेकर गए। हमले में मैनेजर को गंभीर चोट आई है। होटल मैनेजर की तहरीर के बाद पुलिस दबंगों की तलाश कर रही है। और अब बात राजस्थान के जोधपुर की करेंगे, जहां बदमाशों के एक गुट ने शहर के 2 अलग अलग इलाकों में आधी रात जमकर उत्पात मचाया। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों पर बदमाशों ने तोड़फोड़ की और फिर मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि 2 स्कूटी पर सवार 6 युवक लाठी डंडों के साथ आते हैं और फिर गली गली में खड़ी गाड़ियों को तोड़ने लगते हैं। आशंका जताई जा रही है कि दोनों ही वारदातों को अंजाम देने के पीछे एक ही शातिर गैंग का हाथ है, जिसने महज कुछ ही घंटों के अंतराल में 2 अलग अलग इलाकों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। फिलहाल पुलिस अब इन बदमाशों की तलाश कर रही है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की वजह हिंदू मुस्लिम शादी बताई जा रही है। पुलिस ने मारपीट करने वाले 2 आरोपी कौसर और हबीब को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से कोर्ट मैरिज की। लड़की के घर वाले शादी से खुश नहीं थे। इस बात को लेकर वो लड़के के घर पर पहुंचे और मारपीट शुरू की। लड़के के घर वालों पर चापर से हमला किया गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है।
और अब खबर पंजाब के लुधियाना से आ रही है, जहां युवक बीच सड़क पर बाइक से खतरनाक स्टंटबाजी करते नजर आया। स्टंटबाज ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने उसका चालान कर दिया। स्टंटबाजी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि युवक बीच सड़क पर खतरनाक तरीके से बाइक चलाते नजर आ रहा है। वो अपने साथ दूसरी की भी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर सड़कों पर स्टंटबाजी करते किसी को पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।